हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। देखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली बात, आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो क्या है। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिस्टम हमारा ये कहता है कि मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ हैं उसको रेगुलेट आरबीआई करेगा। यानी कि कौन करेगा? आरबीआई। यानी कि रेगुलेट करने की जो पावर है वो आरबीआई के पास है। तो आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेटर है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो आप पहले समझ लीजिएगा कि किस तरीके से जो है हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे या कैसे हम उसको सीखेंगे। तो देखिएगा, हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल जो है अथॉरिटी होती है जो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। तो हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है। वो हमारे यहाँ पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल जो है मॉनेटरी पॉलिसी की जो है एक अथॉरिटी है। तो ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये वास्तव में मैनेज करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, ग्रोथ या इससे जुड़े हुए जो है सभी मैटर्स। तो अल्टीमेटली जो आरबीआई है, आरबीआई जो रेगुलेटर्स है वो इंडिया के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब का रेगुलेटर है। तो ये जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं ये जनरली पीएसयू बैंक्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी हैं। तो सभी तरीके के जो बैंक हैं वो इसमें इंक्लूड है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एटसेट्रा। अब यहाँ पर ये बैंक्स हैं, इनका भी अपना एक रोल होता है। इनका रोल क्या होता है कि अनप्रोडक्टिव मनी, यानी कि जो अनप्रोडक्टिव मनी है, यानी कि जो हाउस होल्ड के पास अनप्रोडक्टिव मनी है उसको प्रोडक्टिव मनी में कन्वर्ट करना। तो हाउस होल्ड के पास जो अनप्रोडक्टिव मनी है, अनप्रोडक्टिव का मतलब है कि अगर वो अपने घर में रखेगा तो उससे कुछ कमाई तो होगी नहीं। तो अनप्रोडक्टिव मनी को ये प्रोडक्टिव मनी बनाते हैं और इसके लिए वो प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो अनप्रोडक्टिव मनी के हाउस होल्ड जो है अपना सेविंग बैंक के अंदर या करंट अकाउंट के अंदर या टर्म यानी कि एफडी के अंदर पैसा बैंक के पास रखता है और बैंक इसी पैसे को जनरली यहाँ पर पब्लिक को, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको देता है और उसको लोन के रूप में देता है। या आपको घर लेना है तो आपको घर के लिए, गाड़ी के लिए लोन लेना है तो गाड़ी के लिए। तो इससे जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं पनपती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो ये जो अनप्रोडक्टिव मनी है, जो सेविंग्स हैं हाउस होल्ड की, वो सेविंग्स जनरली प्रोडक्टिव बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो हाउस होल्ड है उसकी मनी यहाँ पर बिजनेस जो है कम्युनिटी को चली जाती है। तो ये जो बिजनेस कम्युनिटी है ये इस पैसे को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करती है। आप ये देखिएगा, शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं पैसा, क्रेडिट कार्ड या लोन के रूप में, और या इसी तरीके से जो आप घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोड्यूसर बनाता है। और यहाँ पर ये जो बैंक्स हैं, इन बैंक्स का जो काम होता है एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना। और ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये एनआईएम कमाते हैं। एनआईएम का मतलब है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो इनका जो इंटरेस्ट है, जैसे यहाँ पे ये 4 से 6% का जो है इंटरेस्ट देते हैं, जबकि यहाँ पर 10 से 20% के बीच में ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो अल्टीमेटली जो इसके बीच का गैप होता है ये इनकी अर्निंग्स होती हैं और इसके लिए ये अपने एक्सपेंसेस भी करते हैं। और फिर और कुछ जो मोड्स हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो अपने कस्टमर को देते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, ऑनलाइन क्रेडिट वगैरह। अब ये जो अनप्रोडक्टिव मनी जो है जब देते हैं जो कमर्शियल बैंक्स, ये कमर्शियल बैंक अब कैसे काम करते हैं? अब इनके पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, अब इनके पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, तो इनके पास जो डिपॉजिट्स होते हैं, अगर इनकी बैलेंस शीट में अगर हम बात करें, तो अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बैलेंस शीट बात करें तो इनके पास क्या होती है? अपनी एक तो शेयर कैपिटल होती है या शेयर होल्डर फंड होता है। तो जो शेयर कैपिटल प्लस शेयर होल्डर फंड, तो ये जो शेयर होल्डर फंड है इसमें मान लीजिएगा ये 1 लाख रुपीज़ और ये डिपॉजिट्स लेते हैं। तो जो इनके डिपॉजिट्स हैं, मान लीजिएगा डिपॉजिट्स है 9 लाख रुपए के, तो ये अल्टीमेटली जो डिपॉजिट्स पब्लिक से है इसी को ये लोन के रूप में बांटते हैं। लेकिन लोन्स के रूप में बांटने से पहले इनको कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। पहली रिक्वायरमेंट होती है सीआरआर की। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। यानी कि जो सेंट्रल बैंक है, जो इसका यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये जो पावर्स हैं ये आरबीआई के पास है। तो आरबीआई ये बताता है कि ये एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 3%। तो ये 3% पैसा जो डिपॉजिट्स का है ये आरबीआई के पास जो है इन बैंकों को जमा करना पड़ता है। तो आरबीआई के पास जब ये जमा करते हैं इस पैसे को, तो मान लीजिएगा 9 लाख है तो 9 लाख का 3% यानी कि 27%, 27,000 जो अमाउंट है वो कहाँ पर जमा होगा? आरबीआई के पास जमा होगा। तो इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो।
इसके ऊपर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस पर कोई भी पैसा जो है वो ब्याज के रूप में नहीं देगा। इसके अलावा भी वो चाहे तो आरबीआई के पास और पैसा भी रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से बैंक अपने पास जो है ट्रेजरी के अंदर भी जो है पैसा रख सकता है। ट्रेजरी का अंदर का मतलब है एसएलआर। एसएलआर का मतलब है सैचुरेटरी लिक्विड रेशियोज। तो जो सैचुरेटरी लिक्विड असेट्स हैं वो रखनी पड़ती हैं अपने पास, यानी कि सेफ्टी के लिए, कि जो कस्टमर्स अगर कभी पैसा मांगने आए तो अपनी लिक्विडिटी जो है इनको मैनेज करनी है। तो ये वास्तव में लिक्विडिटी अरेंजमेंट है आरबीआई का। तो मान लीजिएगा अगर ये 25% है तो 9 लाख का 25% पैसा जो है ये यहाँ पर किसके अंदर रखेंगे, ट्रेजरी के अंदर रखेंगे। तो 9 लाख का 25% अगर आप देखेंगे तो वो क्या अमाउंट बनता है, 9 लाख का 25%, दैट इज 2,25,000। तो अल्टीमेटली ये जो पैसा है अगर आप देखें 225 और ये 27,000, तो दैट इज 2,52,000। अब ये जो पैसा है, ये पैसा जो है एक तरीके से या तो आरबीआई के पास ब्लॉक है या बैंक्स के पास अपने पास। लेकिन बैंक इस जो पैसा है जो लिक्विड फॉर्म में रखता है जनरली गोल्ड के अंदर या लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, तो इसके ऊपर तो उसकी अर्निंग्स जो है वो चल रही होती है, उसको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा होता है। लेकिन ये पैसा उसका जो है कोई कमाई नहीं करके दे रहा होता जो सीआरआर में। तो आपको एक बात पता चल गई कि पैसा यहाँ पे ब्लॉक है। बाकी जो पैसा होता है वो वास्तव में कैश जो अपने पास रखते हैं बैंक्स, या वो लोन्स या एडवांसेस या बिल्स जो हैं अपने कस्टमर्स के डिस्काउंट करते हैं, तो वहाँ पर ये जो सारा पैसा है लोन के रूप में जाता है। तो अल्टीमेटली आपको ये बात पता चल गई कि एक कैश की जो रिजर्व्स अब रिक्वायरमेंट्स है वो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है। और अगर यहीं पर अगर मैं आपको एक सीधी सी बात आपके साथ करूं कि अगर ये रेट चेंज हो जाए, मान लीजिएगा ये 9 लाख है और ये जो सीआरआर का रेट है 3% से बढ़ाकर जो है 10% कर दिया जाए, तो आप देखिएगा ये अमाउंट 90,000 रुपये रखना पड़ेगा। और ये मान लीजिएगा 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाए तो क्या होगा, 3,60,000 रुपये। और इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसे ये रेट्स बदल जाएं, ये जो रेट्स हैं अगर ये बदल जाएं तो क्या होगा, ये रेट्स अगर आप बदल जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये का अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो 4,50,000, तो अब देखिएगा बैंक कितना पैसा बाजार में उधार दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये सब आरबीआई के पास है। तो आरबीआई कौन से मैकेनिज्म यूज करता है इसके लिए, आरबीआई एक यूज करता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट। इस सीआरआर रिक्वायरमेंट को जैसे ही वो बढ़ाएगा बैंक के पास पैसा उधार देने के लिए कम होगा। इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड से जो उनको डिपॉजिट्स मिले हैं वो अगर वो बिजनेस क्लास को या हाउस होल्ड के दूसरे लोगों को जिनको गाड़ियाँ या घर खरीदने हैं उन लोगों को कम उधार दे पाएगा अगर सीआरआर का रेट बढ़ जाता है। और इसी तरीके से अगर एसएलआर भी बढ़ जाता है तो यहाँ पर भी वो जो है उसको सेफ्टी के रूप में जो है पैसा अपने पास ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो लोन के रूप में कम पैसा दे पाएगा। तो अल्टीमेटली जो है इन दोनों रेशोज से इम्प्रूव कर दिए जाएँ, अगर ये बढ़ा दी जाएँ तो बाजार के अंदर जो है लिक्विडिटी कम हो जाती है, यानी कि बैंक जो पैसा है बाजार के अंदर कम छोड़ते हैं बाजारों के अंदर उस समय पर जो है गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए या इसी प्रकार की अन्य एक्टिविटीज़ के लिए पैसा उधार नहीं मिलेगा। तो जनरली आरबीआई इस पॉलिसी को तब यूज़ करता है जब बाजार के अंदर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने होते हैं, तब इस पॉलिसी को यूज़ किया जाता है जनरली। और या उसको लगता है कि लिक्विडिटी कम करनी है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन अगर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, जो है सारी चीज़ें बड़ी महंगी होती जा रही हैं, तो आरबीआई क्या करता है कि इन कमर्शियल बैंक्स के थ्रू उस लिक्विडिटी को जो है कम कर देता है। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम्स द्वारा जो है लिक्विडिटी बाजार के अंदर जो है कम पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से ये सारा जो कैश है वो कम हो जाता है। और अगर कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं बहुत सस्ती हैं, इन्फ्लेशन है नहीं और मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, जैसे कोरोना वायरस के समय पर आपने देखिएगा तो मार्केट के अंदर क्या थी कि जो है चीज़ें जो है लिक्विडिटी जो है बाजार के अंदर बूस्ट करनी थी, तो आरबीआई कैसे एक्शंस लेता है, तो आरबीआई इन चीज़ों को कम कर देता है, सीआरआर के रेट को कम कर देता है, एसएलआर को कम कर देता है, जिससे बैंक के पास क्या होता है, अधिक पैसा उपलब्ध होता है बाजार में बांटने के लिए। तो अल्टीमेटली ये जो टूल है ये सीआरआर और एसएलआर, इससे आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप देखिएगा ये पूरे बैलेंस शीट के अंदर जो मैंने आपके साथ बात की, अब इसी बैलेंस शीट में अगर हम आगे बात करें कि अगर ये बैंक की बैलेंस शीट है यहाँ पर और हम इसमें पुराना एग्जांपल लेते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 1 लाख रुपीज़ है, वो 1 लाख रुपीज़ है। और जो इनके पास जो डिपॉजिट्स हैं टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़ वो 9 लाख रुपीज़ है।
और इनका कैश विद आरबीआई, यानी कि जो आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है वो जो है 9 लाख का 3% 27,000 है। और मानते हैं कि 20% जो है इनका एसएलआर में, यानी कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट में अपने पास रखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, 1,80,000। तो जो बाकी पैसा है वो इन्होंने लोन्स के रूप में या अपने कैश के रूप में रखा होगा, कैश रखा होगा। मनी एट कॉल होगी, यानी कि जो बाजार में इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे रखा होगा। इसके अलावा एडवांसेस, लोन्स वगैरह जो है इन्होंने दिए होंगे। तो वो लोन्स एंड एडवांसेस जो है इनके पास, जो इन्होंने दिए हुए हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो एडवांसेस होंगे। और अब यहाँ पर ये जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन इन्वेस्टमेंट के अलावा, लिक्विड के अलावा भी जो है अदर इन्वेस्टमेंट्स भी वो रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ये मिनिमम परसेंटेज है, ज़्यादा कितना भी रख सकते हैं। जैसे भी कोविड की सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये क्या कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स अपनी लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स रख रहे हैं, यानी कि जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रख रहे हैं अपने पास, क्योंकि उनको पता है अगर किसी को उधार पैसा देंगे तो डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी देखिएगा, मैंने मोस्टली जो बैंकों की बैलेंस शीट का जब एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि मोस्टली जो बैंक्स हैं इस क्वार्टर के अंदर जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ा दी। आरबीआई के पास अपने जो मिनिमम बैलेंस है उसके अलावा भी उन्होंने पैसा और पार्क कर दिया, जिससे कि वो आरबीआई से भी जो है ब्याज अच्छा कमा पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली दूसरों को पैसा उधार देने की बजाय जितना भी पैसा उनके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, या तो वो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है अपने पास ही एसएलआर के अलावा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या दूसरा क्या है आरबीआई के पास रख रहे हैं। तो आरबीआई भी जो उनको ब्याज के रूप में देता है, जैसे आप लोग बैंक में ब्याज रखते हैं, ब्याज कमाने के लिए पैसा रखते हैं, उसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं। तो ये जो तरीके हैं यहाँ पर भी जो है वो अपनी जो है इनकम कमाते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ पर आरबीआई के पास आपने पैसा जमा किया तो आरबीआई आपको इंटरेस्ट पे करता है। तो अल्टीमेटली ये जो पैसा आप जमा करते हैं, तो यहाँ पे दो रेट इन्वॉल्व होते हैं, एक होती है रेपो रेट और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट देखिएगा, अगर आप यहां पर उधार लेते हैं, अगर आप यहां पे अगर आप यहां पे आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं, तो आरबीआई को तो जरूरत है नहीं पैसे की, तो आरबीआई ने एक तरीके से आपसे उधार ले लिया, तो वो आपको रिवर्स रेपो रेट से जो है इंटरेस्ट देता है। और अगर आप जाके आरबीआई से पैसा उधार लेके आओ, यानी कि आपने लोन ले लिया आरबीआई से, तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट से पैसा लगाता है। और ये यहाँ ध्यान रखिएगा, जब वो पैसा आपको उधार देता है तो आपके पास ये जो इन्वेस्टमेंट थी, ये इन्वेस्टमेंट जो अदर इन्वेस्टमेंट है अदर देन एसएलआर वाली, इस पैसे को जो है जमा करना पड़ता है किसके पास, आरबीआई के पास। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप आगे चल के कि इस वाली इन्वेस्टमेंट के बदले भी लोन देता है, और जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रिक्वायरमेंट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बदले भी आरबीआई जो है लोन देता है। लेकिन ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में देता है, जब एक स्पेशल केस बनता है कि अगर कंट्री के अंदर इस तरीके की हालत हो गई है, तो उस केस के अंदर लिक्विडिटी जब क्रंच होता है तो जो एसएलआर वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट भी जो है आरबीआई पैसा उधार दे देता है। तो अल्टीमेटली आपको ये बात पता चल गई कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इससे आपको पूरे चैप्टर को समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो अब आप देखिएगा, मैंने आपको बातें समझाई कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझा दिया मैंने आपको, सीआरआर पढ़ा दिया और एसएलआर पढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ें अब आगे चल के जो है यूज़ करनी है हमें, तो आप देखिएगा इन सबको अगर आप समझेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली जो है समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो अब हम करेंगे वो बात करेंगे इस चैप्टर की, और इस चैप्टर के अंदर सबसे खास बात क्या है, इस चैप्टर की सबसे खास बात ये है कि इस चैप्टर से सवाल पेपर में जरूर आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर देखिएगा मनी मार्केट है, और मनी मार्केट जो है वो वास्तव में मॉनेटरी पॉलिसी है। तो द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। मैं इसमें ज़्यादा ध्यान आपके साथ नहीं कर रहा, तो मैं आपको सीधी बातें जो हैं समझा जा रहा हूँ। तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो दो तरीके की, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क है और एक स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स मतलब जो मैंने आपको बात करी थी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं या गवर्नमेंट है या पब्लिक है या हाउस होल्ड है, तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर है। और एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो आरबीआई जो है बताता है कि किस तरीके से आपने मॉनेटरी पॉलिसीज को के साथ जो है आपने पूरी लिक्विडिटी को, ग्रोथ को जो है मैनेज करना है। तो सबसे पहली बात है, एक नंबर का सवाल आपका आ गया कि डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी, क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी रेफर टू ऐसी पॉलिसी है जहां पर कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है विच आर द डिस्पोजल और द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट अवेलेबिलिटी,
कि अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, स्टेबल करेंसी और एनी अदर गोल्स ऑफ गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। तो देखिएगा मैं आपको कह रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जहां पर कि इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सेंट्रल बैंक रेगुलेट करते हैं किसको, मनी की यूज़ को, कि कितना यूज़ करना है लोगों ने, किस कॉस्ट पर, यानी कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, उधार की गतिविधियां ग्रो करनी है या आपने कर्टेल करनी है, छोटी करनी है, मार्केट के अंदर प्राइस की स्टेबिलिटी रहे, यानी कि महंगाई ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो, लोगों को जो है समय पर जो है रोजगार मिले, आउटपुट रहे और जो है उत्पादन हो और लोगों को रोजगार मिले। इन सब के साथ साथ जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो विदेशी मुद्रा के जो आप आवागमन है, आना जाना जो है, जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो वहाँ पर जो है उसको जो है सुरक्षित किया जा सके। और ऐसे कोई गवर्नमेंट जो ऐसे कोई भी गोल जो गवर्नमेंट डिसाइड करे वो भी इस पॉलिसी के अंदर जो है इंक्लूड किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो है सेंट्रल बैंक जो है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी है इन मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए। तो जनरली मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में जो है बेसिकली जो है यहाँ पर मॉनेटरी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात, 3 ऑब्जेक्टिव्स इसके सामने निकल कर आते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात है कि प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि जो है ऊपर नीचे जो है इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा ना हो, यानी कि चीज़ें जब आप अगर मान लीजिएगा आप दुकान पे जा रहे हैं तो मोर और लेस आपको शुगर, दालें, मसाले जो हैं वो उसी के आसपास प्राइस पे मिले, ये नहीं कि कभी तो 20 रुपए की मिल गई, कभी 5 रुपए की या कभी 50 रुपए की। लेकिन हालांकि इसके अंदर जो है जो सब्जियां हैं उन पे इस तरीके का कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो अल्टीमेटली जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो पेरिशेबल गुड्स पर जो है नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो बाकी जो अगर हम बात करें तो बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है बनी रहती है। एंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स, और जैसे मैंने आपको बात बताया था कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनको पैसा उधार चाहिए, तभी देखिए वो बड़े बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तभी जो है लोगों को अपने जो द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज उनको दे पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो है उनको क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध रहे जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही जो है इनके पास जो है प्रोडक्टिव मनी जो है पहुंचाई जाती है, जो प्रोड्यूसिंग जो है वर्ग है उसको। तो ये जो प्रोड्यूसिंग करने वाले जो लोग हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं या जिसको इंडस्ट्री आप बोलते हैं, तो उस इंडस्ट्री के अंदर पैसा पहुंचाने का जो काम है वो कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से जो है आरबीआई करता है। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देश के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि आप जिसको जीडीपी ग्रोथ भी कह सकते हैं, उसको भी जो है मैनेज करना है। तो अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ को भी किसी तरीके से कम नहीं होने देना है। महंगाई पे भी कंट्रोल करना है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी, महंगाई पे कंट्रोल करना है, लोगों को सही समय पर पैसा उपलब्ध कराना है जिससे कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो सके। जब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होंगी तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से ही जो है हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। क्योंकि जब ये लोग चीज़ें बनाएंगे, लोगों के पास खरीदने की ताकत होगी, तभी तो जो है लोग जो है खरीदेंगे। अगर आप बना देंगे और खरीदने की ताकत नहीं होगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जीडीपी ग्रोथ है वो तभी हो पाएगी कि जब इस तरीके की जो है पूरा सिस्टम जो है आप बनाएंगे। तो अल्टीमेटली जो है 3 फैक्टर्स आ गए। एक तो देखिएगा महंगाई पे कंट्रोल करना है, जिसको आप प्राइस स्टेबिलिटी बोलते हैं, बहुत ऊपर नीचे ना हो। दूसरी बात क्या है कि जो आपको प्रोडक्टिव सेक्टर है उसको एक अप्रोप्रिएट रेट के ऊपर जो है पैसा उपलब्ध कराना है। ये नहीं कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महंगा हो जाए कि उसको वहाँ पे जस्टिफाई ही ना हो। और उसके बाद जो है देश के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी जो मैनेज करना है। तो अल्टीमेटली कुछ और ऑब्जेक्ट भी हैं कि देश की जो है ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना, डेट मैनेजमेंट करना, यानी कि जो सरकार उधार लेती है और जो कमर्शियल बैंक उधार लेते हैं उन सबको जो है मेंटेन करना, लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्थिर तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट को रखना, एक्सचेंज रेट जो करेंसी के बदले हमारे जो डॉलर्स के रेट होते हैं उसमें स्टेबिलिटी रखना। ये नहीं कि कभी डॉलर 80 रुपये का मिल रहा है, कभी 60 रुपये का मिल रहा है। एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम्स, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, क्योंकि फॉरेन करेंसी में आप जो पेमेंट लेते हैं और देते हैं उसका जो इक्विलिब्रियम्स है वो भी जो है मेंटेन करके रखना है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं ये इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर व्हाट आर द एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो जो मैंने आपको पीछे बताया वही यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। आप देखिएगा, स्टेट द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म एंड इट्स फॉर्म्स। देखिएगा, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के अंदर हम 4 चीज़ों पर काम करते हैं। अब ये जो 4 डिफरेंट मैकेनिज्म है मैं इनकी बात करूंगा आपके साथ। तो ये 4 डिफरेंट मैकेनिज्म है। उसमें सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट चैनल। हालांकि मैं आपको जो है बातों बातों के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करता हुआ आया हूँ, अभी जो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके साथ बात कर रहा था। दूसरा है एक्सचेंज रेट। तीसरा है क्वांटम चैनल, यानी कि मनी सप्लाई कितनी होगी या लोगों को पैसा उधार मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस रेट पर मिलेगा। और उसके अलावा जो है
कि जो है बाजार के अंदर, व्यापार के अंदर इक्विटी में पैसा लगेगा या रियल एस्टेट में लगेगा, गोल्ड में लगेगा या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगेगा, तो किस तरीके की एसेट्स जो हैं लोगों को खरीदनी है, उससे संबंधित जो है ईजिंग जो है या उसकी हार्डनेस जो है वो जो है आरबीआई करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आरबीआई जो है एक ऐसी अथॉरिटी है जो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट के आदेश पे जो है काम करती है। हालांकि देखिए जो आरबीआई है वो अलग से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन फिर भी जो है गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप जो है हमेशा रहता है आरबीआई के अंदर भी, क्योंकि जो बाकी जो ऑफिसर्स जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो उन्हीं के द्वारा होते हैं। आप देखिएगा जो है ट्रेडिशनल केन्सियन इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है आपसे पूछ रही है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है इकोनॉमी के अंदर जीडीपी को ग्रो करने में या जीडीपी को घटाने में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिएगा मैं अब इसको पहले आराम से आपके साथ बात करूंगा तो फिर उससे वो आपको समझ में आएगी। देखिएगा केन्सियन जो थ्योरी है वो वास्तव में एक बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, क्योंकि केन्स बहुत बार जो है आपको कोर्स के अंदर नजर आएंगे। तो देखिएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे, आप सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे, मान लीजिएगा कि एक बिजनेसमैन है उसको 5% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है और दूसरे बिजनेसमैन को 10% पे मिल रहा है, तो आप बताइए कौन सा बिजनेसमैन जो है ज़्यादा सुरक्षित है। देखिएगा जो 5% पे जिसको पैसा मिल रहा है, आप लोग एफएम भी पढ़ते हैं इसलिए आप अच्छे से समझेंगे, तो जब वो इंटरेस्ट पे करेगा अपने बिजनेस के अंदर तो उसको कम इंटरेस्ट पे करना और उसके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। दूसरी बात क्या है कि उसकी जो WACC है यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे, उसके प्रॉफिट को अगर डिवाइड करेंगे WACC से 5% से, तो उसके बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उसका एक तो प्रॉफिट कम आएगा और उसका जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है वो भी बड़ा होगा। तो जितना बड़ा रेट ऑफ डिस्काउंटिंग होता है उतनी वैल्यू बिजनेस कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो लोग जो है अपना बिजनेस के अंदर नया एक्शन लेने से पहले डरेंगे कि यार ये काम नहीं चलेगा, तो इंटरेस्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आप कोविड की सिचुएशन में देखिएगा, गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम्स जो है वो अप्लाई किया है लोगों को, क्योंकि जिनके धंधे बंद हो गए हैं अगर वो इंटरेस्ट भी पे करेंगे इस समय तो बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ऐसे पीरियड के अंदर गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो इंटरेस्ट भी पे करेंगे अपने बिजनेस को चलाएंगे। तो बताइए जो इंटरेस्ट है अगर वो हायर हो तो आज की डेट में ज़्यादा बड़ा बर्डन है या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बर्डन ज़्यादा है। तो आप सिंपल सी बात है, अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आप कोविड की सिचुएशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर स्लो हो रही हैं तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी घटेंगे। और अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी तो कोई नया बिजनेस करने की सोचेगा? नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? एक तो डिमांड नहीं है और दूसरी बात जिस चीज़ को वो बनाएगा उसके बाद उसकी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज़्यादा होने की वजह से उसको प्रॉफिट नहीं आएंगे। और दूसरी बात है उसकी WACC ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू ऑफ बिजनेस भी जो है कम होगी। तो अल्टीमेटली ऐसी पॉलिसी जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ऐसी पॉलिसी जो है इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ को कंट्रैक्शन करती है, यानी उसके अंदर कमी करती है। तो ये जो कंट्रैक्शन की जो थ्योरी है ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगती है। तो अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे तो इकोनॉमी जो है स्लो डाउन हो जाएगी और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो है उपलब्ध पैसा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ऐसे सिनेरियो के अंदर लोग जनरली बैंक में पैसा तो रखना चाहेंगे, लेकिन जो है प्रोड्यूसर जो है उधार नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि बैंकों से ब्याज तो अच्छा मिलेगा लेकिन क्या होगा कि बैंक उस पैसे को जो है आगे डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग लेंगे ही नहीं उस तरीके के पैसे को। तो अल्टीमेटली जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी होती है तो वो इकोनॉमी को कंट्रैक्ट करती है। और इसके दूसरी तरफ अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे तो जो कोई भी बिजनेसमैन हो सोचता है अरे कोई ज़्यादा पैसा तो देना नहीं है ब्याज, चलो करके देख लेते हैं इसको। और सीधी सी बात ये अगर उसको प्रॉफिट होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसको ब्याज कम देना उसकी कॉस्ट कम होगी। अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से उसके बिजनेस की जो वैल्यू है वो भी जो है ज़्यादा होगी। तो अल्टीमेटली ऐसी जो पॉलिसी है जब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं तो वो एक्सपेंशन करती है, तो एक्सपेंशन करती है इंडिया की जीडीपी के अंदर। तो यहीं पर जो है केन्स ने दो थ्योरीज के बारे में बात की। तो कंट्रैक्शन रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी इंड्यूस्ड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसकी वजह से क्या होगी WACC बढ़ जाएगी एंड द रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर फर्म विद द रिजल्ट दे कट बैक टू देयर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंड्यूस डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म एंड द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द हाउस होल्ड। तो अल्टीमेटली ये क्या है कि जो हाउस होल्ड के अंदर भी जिन लोगों को घर लेना है, गाड़ी लेनी है, वो भी जो है ज़्यादा लोन ले पाएंगे। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, पूरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है आपकी बढ़ जाएंगी। तो इसमें एक्सपेंशन होती है जीडीपी की, और अगर आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं तो कंट्रैक्शन होती है इकोनॉमी के अंदर। एक्सप्लेन द एक्सचेंज रेट चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। देखिएगा अब एक्सचेंज रेट चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल का मतलब क्या है? देखिएगा एक्सचेंज रेट को आप समझिएगा, मैं आपको एक बात धीरे से आप बात को समझिएगा। अगर $1
₹60 का है और $1 ₹70 का है। क्या फ़र्क है दोनों में? पहले ₹60 वाले में समझिएगा। अगर $1 ₹60 का है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी आदमी इंडिया में आएगा, $1 हमें देगा और ₹60 की चीज़ लेके जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो ₹60 में की चीज़ के लिए $1 देगा। लेकिन अगर हमारा डॉलर ₹70 का है तो क्या होगा कि वो $1 लेके आएगा और ₹70 का सामान लेके जाएगा। तो अल्टीमेटली जहां पर उसको 1 यूनिट मिल रही थी, मान लीजिएगा ₹60 में, तो ₹70 में, इसका मतलब है 1.1। मान लीजिएगा $1 में ₹60 एक पेन था ₹10 का, तो वो 6 पेन लेके जा सकता था। लेकिन अगर $1 जो है 70 का होगा तो वो 7 पेन लेके जा सकता है। तो अल्टीमेटली $1 के बदले में हमारी जो करेंसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि रुपया उतना कमज़ोर है और उतने ही ज़्यादा के वो सामान वो हमसे खरीद के जा सकता है। तो अगर आपको ग्रोथ को बढ़ाना है, अगर आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंडिया में बने हुए सामान विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें आप, तो उस केस के अंदर जो है डॉलर के सामने अगर इंडियन करेंसी डेप्रीशिएट होगी, यानी कि डी वैल्यू होगी, तो उस केस के अंदर हम बहुत अच्छी एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन इसी के अंदर अब दूसरा भी समझिएगा। मान लीजिएगा हम जो है कच्चा तेल खरीदते हैं और कच्चा तेल जो है वो मान लीजिएगा $1 का है। तो $1 के लिए अगर हम $1 का जो तेल खरीद के लाते तो हमें ₹60 पे करने पड़ते। लेकिन अब हम कितना पे करेंगे? $70, अगर $70 का डॉलर है तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट तो हमारे बढ़िया रहेंगे ₹70 पे, लेकिन इंपोर्ट क्या होगा कि जो हम विदेशों से सामान खरीद के लाएंगे तो वो हमारा महंगा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये आरबीआई को पता होता है कि ये अपनी करेंसी कितनी डेप्रिशिएट करानी है, क्योंकि उसके पास पूरी फॉरेन करेंसीज के जो हैं भंडार होते हैं। तो वो अल्टीमेटली कितनी मनी सप्लाई जो है डॉलर के रूप में मार्केट में छोड़ता है या कितनी खींचता है, वो उसके हाथ में है। और अल्टीमेटली यहाँ पर वो बाकी कंट्रीज़ की करेंसी को भी देख के अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट करने की जो है ताकत रखते हैं। हालांकि आजकल जो सिस्टम है वो फ्लोटिंग रेट सिस्टम है, आरबीआई जो है खुद फिक्स नहीं करता। हालांकि अगर आप 91 से पहले जाएंगे तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज का जो सिस्टम होता था वो फिक्स रेट होता था, तो आरबीआई जो है उसको डिसाइड करता था कि $1 के बदले में क्या करेंसी की वैल्यू होगी इंडियन रुपये की। लेकिन अभी फ्लोटिंग है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने जो उसके गोल्ड के भंडार हैं या जो उसके पास डॉलर्स या जो बाकी फॉरेन करेंसीज के जो भंडार हैं उनको सेल परचेज करके जो है वो अपनी इंडियन करेंसीज की वैल्यू को अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करता है। तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो एक्सचेंज रेट चैनल्स के अंदर इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं, जिससे कि जो डोमेस्टिक गुड्स और फॉरेन गुड्स हैं वो किस प्राइजेस के ऊपर जो है बाजार में मिले, इनको सब को जो है डिसाइड करने का काम जो है वो जो है आरबीआई करता है। तो अल्टीमेटली अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो करेंसी को डिवैल्यू करना है, लेकिन अगर आपको उसी समय पर उसका दूसरा फेस भी आएगा कि आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, तो इन सब को सभी को उस देश और दशा और उस परिस्थिति के अंदर किस तरीके से कंट्री काम कर रही है, किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो बाकी जो मॉनेटरी के जो मेजर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए जो है आरबीआई इस तरीके के डिसीजंस लेता है। तो इस एक्सचेंज रेट चैनल्स के अंदर यही हमने पढ़ना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द क्रेडिट चैनल। तीसरे चैनल की बात हम कर रहे हैं क्रेडिट चैनल्स की। तो क्रेडिट चैनल्स के अंदर देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अगर आपने देखिएगा तो यहाँ पर दो तरीके से आरबीआई जो है काम करता है। कि देखिएगा सबसे पहले क्रेडिट चैनल जो ऑपरेशंस हैं वो फर्म्स को और हाउस होल्ड को बैंक क्रेडिट की सुविधा से संबंधित है कि कितना उधार मिलेगा। मोस्ट बिजनेसेस एंड पीपल मोस्टली डिपेंड ऑन द बैंक्स फॉर बोरोइंग मनी। तो कितना पैसा मिलेगा, जो बिजनेस है या बहुत सारे लोग जो सामान खरीदते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि बैंक आपको उधार कितना देगा। तो अब देखिए मॉनेटरी अगर कंट्रैक्ट होगी तो कैसे होगा। अब मॉनेटरी कंट्रैक्शन क्या होती है, अगर आरबीआई जितने भी बॉन्ड्स हैं जो है उनको सेल कर दे। मान लीजिएगा आरबीआई के बॉन्ड अगर मार्केट में इशू होते हैं और उस पर मिलता है 7% इंटरेस्ट, तो मैं जाके आरबीआई का बॉन्ड खरीद लूंगा, आप जाके आरबीआई का बॉन्ड खरीद, सारा पैसा किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा। बैंक्स भी उन बॉन्ड्स को खरीद लेगा। बैंक कहेगा मैं किसी क्यों मेरे को ग्राहक ढूंढना उधार देने के लिए, मुझे तो आरबीआई का बॉन्ड से ही 7% पैसा आ रहा है, तो क्यों ना मैं आरबीआई का बॉन्ड खरीद लूँ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीद लूँ। तो अल्टीमेटली ये जो बॉन्ड्स जब आएंगे तो अल्टीमेटली पैसा किसके हाथ में चला गया? आरबीआई के हाथ में। तो जैसे ही आरबीआई के हाथ में पैसा जाएगा तो बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसा कम रहेगा। और जो पैसा मैंने भी अगर आरबीआई को बॉन्ड में दिया, मैं भी तो जाके उसको अपने बैंक में रखता और बैंक फिर किसी को उधार दे देता। तो अल्टीमेटली बैंक के डिपॉजिट घटेंगे तो बैंक लोन भी नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से बैंक के पास जो अपना भी पैसा था वो पैसा भी जो आरबीआई के बॉन्ड में रखेगा। ये जनरली ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर जो है इस तरीके की एक्टिविटीज आती हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा कि आरबीआई अगर पॉलिसी को जो है
कंट्रैक्ट करना चाहता है, कि उसको लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके की ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सहारा लेता है। तो इसको मॉनेटरी कंट्रैक्शन करने के लिए क्या होगा कि बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी, आम आदमी के पास लिक्विडिटी नहीं रहेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो एग्रीगेट आउटपुट है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन करता है, हमारी जीडीपी अल्टीमेटली रिड्यूस होती है। उसके बाद है मॉनेटरी एक्सपेंशन। मॉनेटरी एक्सपेंशन इसका जस्ट उल्टा है। इसका जस्ट उल्टा है कि वो अपने जो बॉन्ड्स हैं, जो बाजार में भी उसके बॉन्ड्स हैं, उन सबको खरीद लेता है वापस। तो जब वो ओपन मार्केट से अपने ही बॉन्ड को खरीद लेगा तो क्या होगा, मार्केट में सबके पास पैसा जो होगा, और अल्टीमेटली जो कमर्शियल बैंक्स के पास भी ऑलरेडी आरबीआई के बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स को वो खुद खरीद लेगा। तो जैसे ही वो उन बॉन्ड्स को खरीदेगा तो क्या होगा, वो बैंकों को पैसा दे देगा। तो जैसे ही बैंकों के पास पैसा आएगा, आम पब्लिक के पास जिनके पास आरबीआई के बॉन्ड्स थे, उनके पास पैसा आएगा, तो अल्टीमेटली मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और वो पैसा सिस्टम के अंदर आएगा। बैंक जो है एक्सपेंशन के लिए बिजनेसमैन को उधार देगा, घर खरीदने के लिए पैसा उधार देगा, गाड़ी खरीदने के लिए उधार देगा, या अन्य कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जो पैसा उधार देगा। तो अल्टीमेटली ऐसे केस के अंदर मॉनेटरी जो है एक्सपेंशन हो जाएगा। तो क्रेडिट चैनल से किस तरीके से एक्सपेंशन या मॉनेटरी कंट्रैक्शन होता है वो आ गई। उसके बाद है बैलेंस शीट चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। अब ये जो बैलेंस शीट चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन है, ये क्या है? तो देखिएगा, बैलेंस शीट चैनल के अंदर एक फर्म कॉस्ट ऑफ क्रेडिट राइज द स्ट्रेंथ बैलेंस शीट डिटोरिएट। देखिएगा, ये बहुत सॉलिड लाइन है। अगर आपका उधार खरीदने का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, आपकी अगर कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाए, केडी बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू बैलेंस शीट की कम हो जाएगी। बैलेंस शीट की वैल्यू बैलेंस शीट में कम नहीं होगी, लेकिन मार्केट वैल्यू वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे डब्ल्यूएसीसी बढ़ती है, वैसे वैसे वैल्यू फर्म कम हो जाती है। और डब्ल्यूएसीसी क्यों बढ़ती है? अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाएगी तो आपकी डब्ल्यूएसीसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से जो भी आप पैसा कमा रहे हो, उस प्रॉफिट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं डब्ल्यूएसीसी से, तो आप जानते हो कि वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है। यानी कि अब अगर आप ईबीआईटी को डिवाइड करते हैं केओ से, तो आपको वैल्यू फर्म आ जाती है। और केओ कंपोनेंट होता है डेट और इक्विटी के बीच का। तो अगर आपको उधार पैसा मिल रहा है महंगे रेट पे, तो आपकी केओ बढ़ जाएगी। और केओ बढ़ने के बाद क्या होगी कि जब आप प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे, पहले तो प्रॉफिट ही कम हो जाएंगे इंटरेस्ट ज़्यादा देने की वजह से। और दूसरी बात क्या होगी कि डब्ल्यूएसीसी जो है बढ़ी हुई होगी। अगर डब्ल्यूएसीसी बढ़ी हुई होगी तो आपकी वैल्यू फर्म भी कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर एक फर्म की उधार जो लेने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा कि वैल्यू फर्म घट जाएगी। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो आपके प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे और आपकी वैल्यू फर्म भी ज़्यादा होगी। तो अल्टीमेटली किस तरीके से यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू फर्म ज़्यादा होगी, आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सस्ता मिल रहा होगा, तो आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो ये वास्तव में इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बैलेंस शीट चैनल है, इसमें हमने इंटरेस्ट रेट को जो है कंसिडर किया है। तो अल्टीमेटली हमने जो 4 चैनल्स की बात की, तो चारों चैनल्स में आप देखिएगा हमने जिसकी बात की, तो पहला चैनल था जो केन्स ने बताया कि इंटरेस्ट चैनल जो है वो इंटरेस्ट रेट किस तरीके से जो है काम करता है। दूसरा एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज के हिसाब से। तीसरा है क्रेडिट चैनल। और चौथी बात भी जो है बैलेंस शीट में बताई गई, वो वास्तव में इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन फर्म के एंगल से हम उसको बात कर रहे हैं कि फर्म किस तरीके से अपनी वैल्यू को जो है इंक्रीज या डिक्रीज करता है और किस तरीके से वो एक्सपेंशन में जो है पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद है एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड असेट्स प्राइस चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। अब जो स्टैंडर्ड प्राइस चैनल असेसमेंट है वो आप ध्यान से समझिएगा। The standard assets price channel suggests that the assets price respond to monetary policy change and consequently affect the output, employment and inflation। देखिए, अगर पॉलिसी रेट बढ़ जाएंगे, देखिएगा पॉलिसी रेट बढ़ जाएंगे, मान लीजिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने बढ़ा दिया। अगर आप को पता है कि जो कमर्शियल बैंक से वो पैसा उधार या तो डिपॉजिटर से लेते हैं या आरबीआई से, अगर आरबीआई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा। बैंकों को जब महंगा मिलेगा तो बैंक उधार भी जो है महंगे रेट से देगा। महंगे रेट से उधार देगा तो क्या होगा, इन्वेस्टर को महंगे रेट पे पैसा लगेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो शॉर्ट टर्म के नॉमिनल रेट्स हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की जो कीमत है उनको बढ़ा देंगे। तो इंड्यूस्ड इंक्रीज इन द शॉर्ट टर्म नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मेक द डेट इंस्ट्रूमेंट मोर अट्रैक्टिव देन इक्विटीज। अगर इंक्रीज कर दें हम रेट, तो लोग क्या करेंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएंगे। भाई साहब, बॉन्ड खरीद लो, डिवेंचर खरीद लो, आराम से बैठे रहो। इन द आइज ऑफ इन्वेस्टर लीडिंग टू फॉल इन द इक्विटी प्राइस। तो जनरली जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो इक्विटी मार्केट जो है उसको पसंद नहीं करती, क्योंकि इक्विटी को पैसा मिलेगा नहीं। अगर लोगों को पैसा कहाँ पर मिल रहा है, बैंकों में पैसा रखने से या डिवेंचर्स खरीदने से अच्छा ब्याज मिल रहा है, तो वो क्यों जो है यहाँ पर इक्विटी में पैसा लगाएंगे और रिस्क लेंगे। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो लोग इक्विटी में आएंगे। जैसा आज की डेट में देखिएगा बैंक रेट कम हो रहे हैं, तो कोविड जैसी सिचुएशन में भी जो है लोगों का इक्विटी में इंटरेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है। दूसरा देखिएगा, इफ द स्टॉक प्राइस फॉल्स आफ्टर द मॉनेटरी टाइटिंग। अगर स्टॉक प्राइस क्या होंगे, अगर मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होंगी तो जो है स्टॉक प्राइस गिर जाएंगे। अल्टीमेटली जब स्टॉक प्राइस गिरेंगे तो
जो स्टॉक प्राइस गिरेंगे वो अल्टीमेटली फर्म्स की इनकम घटेगी, फर्म्स में जो एम्प्लॉय को तनख्वाह कम करेगी, जैसे आज की डेट में कोविड की सिचुएशन है जिसकी वजह से फाइनेंशियल जो हाउस होल्ड है उनकी हालत ख़राब होगी, उसकी वजह से उनकी कंजम्पशन कम होगी, उसकी वजह से आउटपुट कम होगा और एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगी, अगर स्टॉक प्राइस जो है गिरते हैं तो गिर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, जब किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो क्या कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह काट रहा है, एम्प्लॉय की तनख्वाह काट रहा है, एम्प्लॉय अपने घर पे पैसे कम खर्च कर रहा है, घर पे पैसे कम खर्च कर रहा है, घर पे कम सामान खरीद रहा है, तो जो सामान खरीद रहा है उन बिजनेसेस के अंदर भी सेल घट रही है, उसमें सेल घट रही है तो वो भी अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर ऐसे केस में जब टाइट हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसीज तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन ये जो कोविड है ये मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की वजह से नहीं है, बल्कि जो है कोविड के अंदर जो आपने एक बार लॉकडाउन किया था और उसके बाद जो सारे एक्शंस लिए गए तो उसकी वजह से जो है ज़्यादा असर है यहाँ पे। तो हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी टाइट नहीं की गई है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का मतलब बता रहा हूँ, अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं तब भी वो सेम इम्पैक्ट आता है, लेकिन कोविड की सिचुएशन आपके सामने है तो आप थोड़ा अच्छे से जो है इस बात को समझ पा रहे हैं। सिमिलर इम्पैक्ट होते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होते हैं तो। आप कहते हैं ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी जब हम बनाते हैं, जब हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क करते हैं तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि हमें क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारे टारगेट हैं। तो देखिएगा जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाता है तो उसको देखिएगा क्या क्या चीज़ें देखनी है। उसको एक चीज़ देखनी है कि महंगाई ना बढ़े, मैंने अभी पीछे भी बात की थी। दूसरी बात उसने देखनी है कि भाई साहब जो हमारी बिजनेसेस हैं उनको सही तरीके से पैसा मिले, जिससे हमारी जीडीपी एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ करे। तीसरी बात क्या है कि हमारे को यहाँ पर ये भी देखना है कि जो मनी मार्केट है वो अच्छे से काम करती रहे, यानी कि जिस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है उसको ईजिली जो है उपलब्ध हो जाए। और ये भी नहीं है कि जो डिपोजिटर्स हैं उनको बेचारों को ब्याज ही ना मिले या उनको नुकसान हो जाए। तो इन्फ्लेशन अगर बहुत नीचे हो जाएगी तो भी अल्टीमेटली क्या होती है, जो डी ग्रोथ हो जाती है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सारी जो जीडीपी है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर इन तीन फैक्टर्स को देखिएगा। चूजिंग द ऑपरेटिंग टारगेट, तो जनरली गवर्नमेंट ऑपरेटिंग टारगेट रखती है इन्फ्लेशन कितनी रखनी है। दूसरा आता है चूजिंग द इंटरमीडिएट टारगेट्स। इंटरमीडिएट टारगेट का मतलब होता है कि इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए जो है सेंट्रल बैंक जो है एक रीजनेबल डिग्री जो है वो यूज करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए मनी मार्केट के अंदर। द इंटरमीडिएट टारगेट इज अ वेरिएबल विच द सेंट्रल बैंक कैन होप टू इन्फ्लुएंस टू ए रीजनेबल डिग्री थ्रू द ऑपरेटिंग टारगेट एंड विच डिस्प्ले प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल रिलेशन विद द गोल्स वेरिएबल्स। तो जैसे मैंने बताया तब भी था अभी आपको कि वो जहाँ पे पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी जनरली यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से CRR SLR इनको चेंज करके वो सारा जो है चेंज कर लेते हैं। पूरी की पूरी जो है मनी की सप्लाई जो है उसको अफेक्ट करते हैं, क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको अफेक्ट कर सकते हैं, पूरी लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं। चूजिंग द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स अमंग द वेरियस टूल्स दैट ए सेंट्रल बैंक कैन चूज द इन्फ्लुएंस मनी मार्केट एंड क्रेडिट कंडीशन परस्यूट्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करना है, तो देखिएगा दो टूल है, एक तो CRR SLR है कि लिक्विडिटी कितनी डालनी है। अब वो लिक्विडिटी भी किस रेट पे डालनी है, तो उसके लिए जो है रिवर्स रेपो या रेपो रेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग टारगेट रखते हैं, फिर उसमें इंटरमीडिएट टारगेट्स हैं कि इतनी आपने इन्फ्लेशन रखनी है, इतना जीडीपी की ग्रोथ रखनी है। इन्फ्लेशन का लोअर रेट भी रखेंगे, ऊपर हायर रेट भी रखेंगे, जी ग्रोथ रेट भी रखेंगे, मिनिमम से मिनिमम 3% जीडीपी की ग्रोथ होनी चाहिए, 10% मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली दोनों चीज़ों को जो है बैलेंस बना के रखते हैं। और इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट पे रखे जाएंगे, तो ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं ये इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में क्या है, तो डे टू डे इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय द सेंट्रल बैंक थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इज रेफर्ड एज एन ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि जो डे बाय डे आपने जो पॉलिसीज अपनी यूज़ करनी है तो उसके लिए जो है उनको ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो उसमें जनरली क्या यूज़ करते हैं, द रिक्वायर्ड CRR एंड SLR। तो CRR और SLR जो है बदलते रहते हैं हर 3 महीने के अंदर, जनरली ये इसको दोबारा से जो है रीअसेस करते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट विच टेक्स फॉर्म्स ऑफ प्रेस्क्राइब टारगेट ऑफ एलोकेशन ऑफ क्रेडिट टू प्रेफर्ड सेक्टर्स। और जिन सेक्टर को देनी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग को जो, या ऐसे सेक्टर को जहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होती है, वो जनरली इनके प्रेफर्ड सेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पर कैसे पैसा पहुँचाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट विद द डिपॉजिट एंड लेंडिंग रेट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ये जो है अपने रेट रखता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट, जिसको मैंने आपको बोला था रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो इस तरीके से जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रेट रखते हैं। इस तरीके से इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ बात की, रेपोज हैं, ओपन मार्केट में सेल परचेज करके करते हैं, स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम पढ़ेंगे भी आज अभी आगे, और मार्केट बेस्ड डिस्काउंट विंडोज़ हैं।
तो मार्केट में जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से किस तरीके से जो है आरबीआई अपनी विंडो के थ्रू जो है लिक्विडिटी मैनेज करता है। अब देखिएगा अगला, डिफाइन द टर्म कैश रिजर्व रेशियो। तो देखिएगा कैश रिजर्व रेशियो मैंने आपको बता भी दी है कि किस तरीके से जो है ये रेशियोज होती है। तो ये जो बैलेंस है ये आरबीआई के पास जो है रखना पड़ता है। तो सीआरआर का जो रेट है ये बदलता रहता है, हालांकि 8 जुलाई 2017 का रेट आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, वो जो है अभी 4% है। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, और इसका जो पर्पज़ मैंने आपको बता दिया। सीआरआर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, सीआरआर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। सीआरआर को घटाओगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी कम करोगे तो क्या होगा, रिसेशन आ जाएगी, लोगों के पास काम करने का नहीं रहेगा पैसा। तो आरबीआई रिड्यूस द सीआरआर, एक्सपेंड क्रेडिट ड्यूरिंग रिसेशन। तो रिसेशन के टाइम पर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उधार बांटते हैं भाई साहब, जिससे मंदी ना आ जाए बाजार में। आरबीआई इंक्रीज द सीआरआर, इंक्रीज कर दे सीआर, तो वो क्रेडिट को क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, जिससे कि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। तो सीआरआर इन द रिसेंट स्टूड इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टूल्स बाय एडिंग द लिक्विडिटी मैनेजमेंट। हायर द सीआरआर विद द आरबीआई, लोअर विल बी द लिक्विडिटी इन द सिस्टम एंड वाइज वर्सा। तो ये मैं आपके साथ पहले ही जो है डिस्कस कर चुका हूँ, सबसे पहले मैंने आपको यही पढ़ाया था। उसके बाद है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में मैंने आपको बताया कि एक परसेंटेज होती है जो डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ हैं बैंक्स की, यानी कि जो उसने पैसा डिपॉजिटर्स से पैसा ले रखा है उसका एक परसेंटेज है जो उसने अपने पास रखना है। तो देखिएगा कैश होता है, गोल्ड है, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट रखनी है, या ऐसी जिसके ऊपर वो उन्होंने कहीं गिरवी नहीं रख रखी है। तो इस तरीके की जो असेट्स हैं जो आरबीआई ने रेगुलेशंस बना रखे हैं उसके हिसाब से। और ये जो अभी जनरली जो है 20% के आसपास जो है इसका रेट है, 20%, और ये टाइम टू टाइम बदलता भी रहता है, बट ये जो नॉर्मली 19-20 के बीच में रहता है। ठीक है जी। और जो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो सकती हैं उसमें ट्रेजरी बिल्स हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन इक्विपमेंट्स के जो हैं वो रख सकते हैं। दूसरी के जो गवर्नमेंट के, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके बॉन्ड्स वगैरह हैं उनको खरीद के रखते हैं ये इस तरीके से। उसके बाद हाउ एसएलआर फंक्शन इज ए पावरफुल टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फॉर कंट्रोलिंग लिक्विडिटी। मैंने आपको बता दिया, एसएलआर को बढ़ा दोगे तो बैंकों के पास पैसा जो है ज़्यादा अपने पास रखना पड़ेगा, उधार बांट ही नहीं पाएंगे, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अगर एसएलआर को घटा दोगे तो क्या होगा, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी और बाजार में ज़्यादा पैसा उधार दे पाएंगे। तो अल्टीमेटली जब इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, ये एसएलआर को बढ़ा देते हैं। एसएलआर बढ़ते के साथ बैंक पैसा कम उधार दे पाएगा और वो लोगों के पास खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली महंगाई धीरे धीरे करके कम आ जाएगी। और इसके उल्टा अगर रिसेशन हो रही होती है तो क्या करते हैं, एसएलआर को कम कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सके बैंक। और मैंने आपको जैसे पिछली जो क्लासेस के अंदर भी मैंने आपसे बात की थी, मल्टीपल क्रेडिट, तो जो ज़्यादा रेशियोज होती हैं कैश रिजर्व रेशियो की एसएलआर की, तो क्रेडिट क्रिएशन बैंकों का कम हो जाएगा। तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एसएलआर और सीआरआर को अगर कम रखेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, और एसएलआर और सीआरआर अगर ज़्यादा होंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एसएलआर किस तरीके से फंक्शन करता है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़। अभी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये पेपर में आने लायक सवाल है। ये लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक को ये सुनिश्चित करना होता है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको कभी भी पैसे की जरूरत हो तो इनको पैसे की दिक्कत ना आए। अब इन बैंकों के पास क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स तो पड़ी होती हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट के बदले जाके उनको गिरवी रख के जाके पैसा तो ले सकते हैं, या उन बिल्स को अभी तो वो आरबीआई को बेच दें। आरबीआई से कहीं देखिएगा जी, आज आप मेरे से ये बॉन्ड 1 लाख रुपए में खरीद लो, मैं 3 महीने बाद आऊँगा आपसे और 1,03,000 में खरीद लूँगा, यानी कि 3 महीने का ब्याज भी दे दूँगा। तो अल्टीमेटली इस तरीके से ये लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं ये देते हैं। इसके अलावा अभी हम एमएसएफ भी पढ़ेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ जो है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, इन दोनों में से एक सवाल आने के बहुत अच्छे चांस होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हालांकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो सब इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना है आपने। तो सबसे पहली बात है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़, एलएएफ क्या है। देखिएगा, फ्रॉम जून 2000 आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस लिक्विडिटी adjustment facility LAF. LAF is a monetary policy tool which allows bank to borrow money through repurchase agreement। जो भी मैंने आपको बात बोली वो रीपर्चेज एग्रीमेंट थे। कौन से एग्रीमेंट थे, रीपर्चेज, यानी कि अभी तो मैं आपको बेचूंगा फिर दोबारा से मैं खुद ही खरीदने आ जाऊंगा और उसको महंगे रेट पे खरीदने आ जाऊंगा। तो अल्टीमेटली ये जो फैसिलिटी है ये आरबीआई किसको देता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को देता है, जिससे कि वो इस फैसिलिटी का यूज़ करके
अपने लिए लिक्विडिटी मैनेज करता है। LAF इज अ फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय द RBI टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग RRB and primary dealers to avail liquidity in case of requirement or park excess funds with the RBI in case of liquidity। तो देखिएगा जो रूरल रीजनल बैंक्स हैं उनको भी ये फैसिलिटी मिल रही है और जो बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी ये फैसिलिटी मिल रही है। ऑन ए ओवरनाइट बेसिस अगेंस्ट द कलेक्ट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने बताया इन गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उनके सामने जो है ये जाते हैं RBI के पास और RBI कहते हैं सिक्योरिटीज रख लो, इन सिक्योरिटीज के बदले मुझे पैसा दे दो, अभी आप मुझे कम दे दो और जब मैं इनको खरीदने आऊंगा थोड़े दिन बाद मैं आपको इसके बदले में ब्याज के साथ जो है पैसा वापस दे दूंगा। तो मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि मैं इन सिक्योरिटी को खुद दोबारा से खरीद लूंगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ LAF इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सिंस इट्स ऑब्जेक्टिव टू असिस्ट बैंक टू एडजस्ट देयर डे टू डे मिसमैच इन लिक्विडिटी। तो जैसे उसको डे टू डे जो भी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है तो उसको दिक्कत नहीं है, जाएगा सिक्योरिटी रखेगा और पैसा ले आएगा। जनरली इसके अंदर जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो ध्यान रखिएगा, इन सिक्योरिटीज़ के अंदर SLR वाली सिक्योरिटीज़ को अलाउ नहीं किया जा सकता। यानी कि जो स्टैट्यूटरी लिक्विड के अंदर जो असेट्स हैं यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो यानी कि SLR वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन इन्वेस्टमेंट को नहीं लेगा RBI। उन इन्वेस्टमेंट के अलावा जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन इन्वेस्टमेंट्स को जो है RBI जो है इस तरीके से रेपो एडजस्टमेंट के साथ खरीदता है। इसको रेपो या रिवर्स रेपो अंडर द LAF। तो इन एडजस्टमेंट्स को रेपो या रिवर्स रेपो एडजस्टमेंट के नाम से पुकारते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा अब एक टर्म आ रही है रेपो, अब ध्यान से समझिएगा। तो ये रेपो है, इसके ऊपर भी सवाल जो है आ जाता है। हाँ, लेकिन मैंने रेपो आपको बता दिया। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन, री का RE, री दो शब्द हैं री के, परचेज से P और ऑपरेशन, तो इससे बना है रेपो। इसको हम बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शंस। रीपर्चेज ऑप्शंस क्या है? और इन ए शॉर्ट, रेपो इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरोइंग फंड्स by the selling securities with an agreement to repurchase the security on a mutually agreed future date and agreed price which includes interest for the funds borrowed। जो मैंने भी आपको बताया कि देखिएगा रीपर्चेज ऑप्शंस में क्या करोगे, आप जाओगे RBI के पास, RBI से कहोगे देखिएगा मेरे बॉन्ड पकड़िए, ये मतलब बॉन्ड की वैल्यू है 5 लाख रुपए, आप ये बॉन्ड के वैल्यू हम मुझसे खरीद लीजिए, और वो RBI उन बॉन्ड्स को अपने पास रखेगा, 5 लाख रुपए दे देगा बैंक को। और साथ में एक एग्रीमेंट होगा, उसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी जो एक रोल होता है, क्योंकि वो जो क्लियरिंग्स जो होती हैं वो उनके सारे रिकॉर्ड रखता है। बट आप उसको भूल जाइए भी थोड़ी देर के लिए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। तो अब RBI जो है यहाँ पर RBI ने 5 लाख रुपए लिए और उसने कहा भाई साहब कब दे के जाओगे पैसा? वो कहता है जी मैं 4 दिन बाद दे जाऊंगा। तो ठीक है, आप 5 लाख 2,000 रुपये दे जाना। तो जनरली जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से, तो आज आप मुझे 5 लाख ले जाओ, 4 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आओ, जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद आप मुझे रेपो रेट से जो भी इंटरेस्ट बनता है उसको जोड़ने के बाद आप उतने रुपए में मुझसे ये पेपर दोबारा खरीद के लेके जाओगे। तो अल्टीमेटली जो पेपर्स या बॉन्ड्स या जो गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज हैं उसके साथ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, RBI ने पैसा दिया कलेक्टरल के सामने। कलेक्टरल मतलब उसने जो है चीज पहले सिक्योरिटी के रूप में रख ली, और जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है अगर बैंक नहीं आएगा तो क्या है, RBI के पास पावर है, RBI जाके उन बॉन्ड्स को, क्योंकि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, वो बाजार में बेच देगा मनी मार्केट के अंदर। तो रेपो इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच एनेबल्स कलेक्टरल शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लैंडिंग थ्रू द सेल परचेज ऑपरेशन ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो उनके पास कलेक्टरल के रूप में रेपो ट्रांजेक्शन इंडिया हैज टू एलिमेंट्स दैट सेलर सेल सिक्योरिटीज एंड रिसीव कैश। सेलर पहले क्या करता है, सेल करता है सिक्योरिटी को और कैश ले लेता है, एंड एग्रीमेंट करता है परचेजर, एंड द परचेजर बाइज द सिक्योरिटीज एंड पार्ट विद कैश। और परचेजर क्या करता है, परचेज कर लेता है और कैश दे देता है, एंड सिक्योरिटीज आर रीपरचेज्ड बाय द ओरिजिनल होल्डर, और बाद में वही ओरिजिनल होल्डर दोबारा से खरीदता है। इसको रेपो ऑपरेशंस बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया। इसमें निगोशिएटेड डीलिंग विंडो के साथ होता है काम, सिस्टम है ये। तो दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्रीड होती हैं, उसमें रेट ऑफ रिटर्न भी हो जाता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसके अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इसको जो है ये नेशनल डीलिंग जो सिस्टम है इसको मेंटेन करता है। रीपरचेज ऑप्शंस जो है कलेक्ट्रियल लैंडिंग्स, यानी कि भी ऐसा नहीं है कुछ, तो कलेक्ट्रियल लैंडिंग मतलब जो पेपर्स हैं वो खुद गिरवी रखे गए हैं उनके बदले में मिला है। द रेट चेंज बाय द RBI, और इसमें जो रेट है वो RBI चेंज करता रहता है। RBI ये नहीं किसी बैंक के लिए कुछ रेट, किसी बैंक के लिए कुछ के लिए, सबके लिए एक ही रेट होता है। तो सारे कमर्शियल बैंकों को रेपो रेट जो है वो अनाउंस होता है। तो हर क्रेडिट पॉलिसी जो 3 महीने बाद अनाउंस करते हैं ये, उसमें रेपो रेट जो है वो बताते हैं कि किस रेट पर हम पैसा उधार देंगे, राइट। और अगर इसका उल्टा होता है, अगर जाके RBI जाए और कहे लाओ जी ये मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं, ये मेरे पेपर आप ले लो और मुझे पैसे दे दो,
राइट। जो अभी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के साथ किया तो आरबीआई भी तो कर सकता है कमर्शियल बैंक के साथ, यस। उस ऑपरेशन को बोलते हैं रिवर्स रेपो ऑपरेशन। यानी कि जो है आरबीआई के पास जो पेपर्स पड़े हुए हैं वो कमर्शियल बैंक को दे देता है, और बाद में कमर्शियल बैंक जो है उन पेपर्स को जो है दोबारा से किसके साथ मैनेज करेगा, आरबीआई के साथ। तो आरबीआई अभी तो सेल कर देता, बाद में खरीद लेगा लेटर डेट में। तो आरबीआई कब करता है इसको, जब आरबीआई को लगता है कि सिस्टम में ज़्यादा लिक्विडिटी है। जब सिस्टम में ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो जब सिस्टम में ज़्यादा लिक्विडिटी होती है तो वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक से निकाल लेता है। तो रिवर्स रेपो ऑपरेशंस जो है स्टार्ट हो जाती है उस समय पे। और लिक्विडिटी बढ़ानी होती है तो रेपो रेट है। तो रेपो रेट से क्या होता है, रेपो रेट ऑपरेशंस किस में है, रेपो रेट देखिएगा एलएफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एलएफ जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसके अंदर रेपो एडजस्टमेंट चलती है, और इसके थ्रू जो है यहाँ पे लिक्विडिटी आ जाती है सिस्टम के अंदर। बैंक में पैसा आएगा, बैंक ज़्यादा उधार देगा, और जब उसको लिक्विडिटी खत्म करनी हो आरबीआई को, तो वो कौन सी एक्शंस लगाता है, रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो इसका जस्ट उल्टा हो गया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। अब रिवर्स रेपो का इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंडिंग फंड बाय परचेजिंग सिक्योरिटी विद एन एग्रीमेंट टू रीसेल द सिक्योरिटी। बस अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आरबीआई कर रहा है, रिवर्स रेपो ऑपरेशन टेक प्लेस, आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, आरबीआई पैसा उधार ले रहा है बाय गिविंग देम सिक्योरिटीज। तो जो चीज अभी किसने की थी, जो चीज अभी कमर्शियल बैंक्स कर रहे थे सेंट्रल बैंक के साथ, अब ये उल्टा आरबीआई कर रहा है किसके साथ, आरबीआई के साथ कर रहा है कमर्शियल बैंक से। यानी कि आरबीआई पैसा उधार ले रहा है आज की डेट में। इंटरेस्ट रेट पेड बाय द आरबीआई, उसके लिए एक रेट अलग से होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है बात, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आरबीआई सस्ते रेट पे पैसा उधार लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा हम बैंक में जाते हैं तो बैंक हमें कम ब्याज देता है, हम बैंक से पैसा उधार लेने जाएं तो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। उसी तरीके से कमर्शियल बैंक को पैसा जाके जो आरबीआई को उधार दे, आरबीआई के पास पैसा जाके जमा करेगा तो आरबीआई कम ब्याज देता है, लेकिन आप आरबीआई से उधार लेके आओगे कमर्शियल बैंक, वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो रिवर्स रेपो रेट जो है कम रेट होता है। क्लियर है। अब सुनिएगा जी, डिफाइन द टर्म पॉलिसी रेट। तो पॉलिसी रेट जो है वो क्या होते हैं, देखिएगा पॉलिसी रेट जो है एलएफ के लिए होते हैं, और एलएफ की जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में दो ही रेट होते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो है वो जनरली यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो रेपो रेट का मतलब है कि जब कमर्शियल बैंक अपनी रीपरचेज एग्रीमेंट करेगा तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और रिवर्स रेपो में जब आरबीआई पैसा उधार लेगा कमर्शियल बैंक से तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो दोनों रेट्स हैं ये पॉलिसी रेट्स हैं। इसी के साथ साथ जो है पूरी की पूरी सिस्टम के अंदर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे। अगर कमर्शियल बैंक को सस्ता मिलेगा तो वो सस्ता ब्याज देगा, सस्ते ब्याज पे कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा उधार देगा। तो अल्टीमेटली जो रेट है ये पूरी कंट्री के जो रेट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए काम करते हैं। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे ही बढ़ते हैं मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं। अभी ये दोनों घटे हुए तो आप देखिएगा हाउसिंग लोन की भी आप बहुत सारी ऐड देखते हैं 6.95%, लोएस्ट है ये, इससे कम हमने रेट कभी नहीं देखा। रीजन क्या है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अपने लोएस्ट पॉइंट पर है आज की डेट में, इतना कभी भी कम नहीं हुआ, और अभी भी उम्मीद की जा रही है कि 0.25 और कम हो सकते हैं। अब देखिएगा एक्सप्लेन द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ रेट। देखिएगा एमएसएफ क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपने एलएफ पढ़ा, अब एमएसएफ है ये इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए। अब देखिएगा कमर्शियल बैंक है उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सिंपल वाली एसएलआर वाली है। अब एसएलआर वाली इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो स्टैट्यूटरी लिक्विड वाली, और उसके सामने जाए वो आरबीआई से कहे जी मुझे पैसा उधार दे दो। आरबीआई कह रहा भाई साहब तेरी तो एसएलआर ही खत्म हो गई। वो कहेगा जी हाँ एसएलआर तो खत्म हो गई। तो आरबीआई कहेगा अच्छा ऐसी बात है, पैसा तो मैं तेरे को उधार दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो रेपो रेट है वो तो होगा ही होगा, प्लस एक पेनल्टी रेट और होगा साथ में। मान लीजिएगा अगर रेपो रेट अभी 4.15 है तो एक पेनल्टी रेट 2% और हो जाएगा या 1% और हो जाएगा। तो एमएसएफ फैसिलिटीज में क्या होगा कि आप उन इन्वेस्टमेंट को भी जाके आरबीआई के पास बेच सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट आपकी एसएलआर की पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो एसएलआर पोर्टफोलियो की जो इन्वेस्टमेंट है उनको आप जाके देके आओगे आरबीआई को, और आरबीआई रेपो रेट प्लस एक पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करेगा और तब आपको देगा। और ध्यान रखिएगा ये 24 मल्टीप्लाई बाय 7 फैसिलिटीज उपलब्ध होती है, एक्सेप्ट सैटरडे को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक शाम को बंद रहती है, बाकी टाइम कभी भी जाए ऑनलाइन फैसिलिटी है, कभी भी आप इस फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि कभी भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई की स्पेशल विंडो खुली रहेगी 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक।
राइट। और बाकी जो LAF वाली फैसिलिटीज है वो नॉर्मल वर्किंग डेज के अंदर होती है, वर्किंग टाइम के अंदर होती है। तो आप इसके अंदर कौन सी असेट्स भी दे सकते हैं, इसके अंदर आप कौन सी असेट्स भी दे सकते हैं, वो असेट्स भी दे सकते हैं जो कि आपकी कौन सी वाली हैं, SLR पोर्टफोलियो का पार्ट है, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड। आप देखिएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, MSF फैसिलिटीज RBI की मॉनेटरी पॉलिसी 2011-12 का पार्ट है। विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट शेड्यूल ओवरनाइट मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक and above it is available through the LAF window, right? Available to them through the LAF window, LAF window के थ्रू by dipping into the SLR portfolio। कौन सा पोर्टफोलियो दे सकते हो, अप टू ए लिमिट, लेकिन लिमिट है सारा नहीं दे दोगे। ए फिक्स परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, तो वो RBI फिक्स करता है कि इतना ही लेंगे, प्लस ए पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है पेनल्टी भी लगाएंगे साथ में। सेफ्टी वॉल्व अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड लिक्विडिटी, अगर कभी भी बैंकों को अनएक्सपेक्टेड लिक्विडिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा लोग पैसा निकालने आ जाए, तो चिंता नहीं है, RBI बैठा हुआ, RBI दे देगा पैसा। तो अल्टीमेटली ये जो MSF फैसिलिटीज़ है, जब भी जरूरत होती है किसी भी बैंक को, तो MSF फैसिलिटी से वो अपने कस्टमर्स की नीड्स को पूरा कर देते हैं। द मेन एम ऑफ MSF इज टू रिड्यूस वोलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स। जो पहले क्या होता था, आपस में एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेते थे तो मनमर्जी के रेट होते थे। तो जो कॉल मनी मार्केट है उसमें जो रेट है वो भी इस फैसिलिटी के आने वाले के बाद उसमें फ्लक्चुएशन कम हो गई, क्योंकि आप जो कॉल मनी मार्केट है वहाँ पर जो आपस में बैंक एक दूसरे बैंकों को उधार दे देते हैं, जो भी इनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है कमर्शियल बैंक दूसरे को देता है। जैसे SBI के पास ज़्यादा पैसा वो PNB को दे देगा, PNB पे कम पैसा है तो वो जाके SBI से ले लेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लेगा, HDFC से ले लेगा, उसको कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। मनी कैन बोरो थ्रू द MSF ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट सैटरडे शाम को 7:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है मुंबई से ऑपरेट होता है। मिनिमम अमाउंट जो लेंगे वो 1 करोड़ से कम नहीं होगा जब भी पैसा लोगे, या उसके ज़्यादा चाहिए तो 1 करोड़ के मल्टीपल में ध्यान रखिएगा। तो पैसा ये नहीं है कि जलाओ जी मुझे चिल्लर दे दो 25,000 नहीं मिलेगी इसमें, 1 करोड़ या मल्टीपल ऑफ 1 करोड़। तो ध्यान रखना 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसे मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। LAF और MSF दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, याद करके जाना है, इसको सारे पॉइंट लिख लेना। उसके बाद MSF वुड बी द लास्ट रिजोर्ट ऑफ बैंक। तो देखिएगा, आपको पता है मैं बोलता हूँ RBI जो है वो लास्ट रिजोर्ट फॉर बैंक होता है, तो MSF जो है एक तरीके से लास्ट फैसिलिटी है, वो बैंकों को RBI जो है अपनी विंडो खोल के रखता है। आप जाके रात को RBI के गवर्नर को फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, ये विंडो खुली हुई है, आप जब मर्जी जाओ जाके ये पैसा ले सकते हैं। पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा फिक्स रेट्स के साथ। तो जनरली रेपो रेट प्लस पैनल रेट। और LAF फैसिलिटी में खाली रेपो रेट होता है, ध्यान रखिएगा, LAF फैसिलिटी में खाली रेपो रेट होता है। MSF इट इज प्रेजेंट अलाइंड विद द बैंक रेट, तो जनरली इसको बैंक रेट के साथ जो है अलाइन किया गया है। तो जनरली बैंक रेट एक अलग रेट होता है जो आजकल कम यूज़ होता है, तो हालांकि जो रेपो रेट है प्लस एक पैनल रेट होता है, तो इस लाइन को आप अभी छोड़ दीजिएगा। और MSF रिप्रेजेंट द अपर बैंड ऑफ द इंटरेस्ट कॉरिडोर, तो ये जो है एक तरीके से ऊपर के रेट हो जाते हैं। और MSF रिप्रेजेंट द अपर बैंड ऑफ द इंटरेस्ट कॉरिडोर विद द रेपो रेट एट द मिडिल एंड रिवर्स रेपो एट द लोअर बैंड। तो बता रहे कि MSF के अंदर जो है प्रैक्टिकली जो है रेपो रेट जो है ऊपर की तरफ होता है, लोअर बैंड पे जो है रिवर्स रेपो होता है, तो उसका भी कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो इसको भी छोड़ दीजिए। वो आपको पता ही है कि रेपो ज़्यादा होता है और रिवर्स रेपो कम होता है, और इसमें तो रेपो प्लस पेनल्टी होती है, ठीक है जी। तो जो डेली मूवमेंट्स होती है लिक्विडिटी की वो वास्तव में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से होती है। अब कहते हैं रीसेंट अमेंडमेंट द मॉनेटरी पॉलिसीज इन इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसीज में जो चेंजेस हुए हैं वो देखिएगा, वो LAF वाले चेंज हुए हैं और MSF वाले चेंज हुए हैं। पहले ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो अल्टीमेटली ये जो LAF वाली और ये वाली फैसिलिटीज़ हैं ये आप लिख सकते हैं। और जो रिसेंट रेट है वो जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है बता दूंगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन में क्रेडिट पॉलिसी और आने वाली है फर्स्ट वीक में, तो तब हम बात कर लेंगे, या आप न्यूज़पेपर से उन क्रेडिट पॉलिसीज़ के रेट देख लीजिएगा। हाँ जी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़। हाँ जी, देखिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है ये फैसिलिटीज़ है जहाँ पर कि मॉनेटरी मैनेजमेंट की जाती है, जो 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी। MOU बिटवीन द RBI एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइमरी एडिंग टू स्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस ऑफ RBI। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बोरो द RBI। देखिएगा जी, ये जो स्कीम है स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए, कहाँ जाएगी? RBI के पास। तो उन्होंने एक स्कीम बना दी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। जैसे अभी कोविड के अंदर था, जब लॉकडाउन हुआ था तो गवर्नमेंट के पास पैसे की जरूरत थी, गवर्नमेंट को अपनी सैलरी बांट रही थी, डिफेंस के खर्चे थे, सारे करने थे, तो RBI के पास जो है MSS विंडो से ही जो है उन्होंने पैसे लिए।
तो अल्टीमेटली क्या किया कि वो जो है जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होगी, जो नॉर्मली वो पैसा उधार लेते हैं आरबीआई से, लेकिन कभी कभी उनको एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ता है, तो वो अपनी गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उन्हीं को आरबीआई के पास रख देते हैं, उनको डिस्काउंट, तो आरबीआई उन बॉन्ड्स के अगेंस्ट में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है पैसे देती है। उसके बाद है द बैंक रेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिएगा पहले जो है एक बैंक रेट चला करता था, तो अब बैंक रेट को जो है रिप्लेस कर दिया गया है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ने, लेकिन फिर भी कहीं पर पेनल्टी लगानी हो तो उस रेट को जो है बैंक लगाते हैं कि भाई अगर मान लीजिएगा आपने एसएलआर मेंटेन नहीं किया किसी भी बैंक ने, या सीआरआर मेंटेन नहीं किया, तो जनरली आज भी जो है इस रेट को यूज़ करके जो है पेनल्टी लगाई जाती है आरबीआई के द्वारा जो है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। तो अल्टीमेटली ये जो बैंक रेट है वो, मैं सबसे पहले लास्ट लाइन में, नाउ बैंक रेट इज़ यूज्ड ओनली फॉर कैलकुलेटिव पेनल्टी ऑन डिफॉल्ट और मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, तो जनरली इसके लिए यूज़ होते हैं। एमएसएफ के जो रेट है तो उसके अंदर भी जनरली क्या होता है कि आप इस रेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बैंक रेट है, ये बैंक रेट जनरली क्या होता है, बैंक रेट होता है जो रेपो रेट है प्लस एक पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एमएसएफ फैसिलिटीज में जो आप लेते हैं तो पैनल इंटरेस्ट है। तो अल्टीमेटली अगर रेपो रेट 4% होगा तो ये मतलब मान लीजिएगा 5 या 5.5% होगा बैंक रेट, तो बैंक रेट जो है हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 10 बैंक रेट हैज़ बीन अलाइन टू द एमएसएफ रेट, ये किसके साथ अलाइन किया जाता है, एमएसएफ रेट के साथ। एमएसएफ रेट चेंज अलोंग साइड विद द पॉलिसी रेट, तो अल्टीमेटली इसमें पेनल्टी का जैसे 4% अगर मान लीजिएगा रेपो रेट है और 1.5% पेनल्टी है, तो कितना हो जाएगा ये रेट 5.5%, तो अल्टीमेटली इसके साथ है। अगर कल को रेपो रेट 7% हो गया तो वो 7 + 1.5 क्या हो जाएगा, 8.5% हो जाएगा, तो ये उसके साथ अलाइन किया हुआ है। डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स अगर बैंक कराते हैं एलएफ फैसिलिटीज़ के अंदर, तो उसके अंदर भी जो है जनरली ये जो है रेपो रेट यूज़ होता है वहाँ पे, इसमें ये यूज़ नहीं होता, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ये छोड़ दीजिए इस लाइन को, ये नहीं करना है आपने। द बैंक रेट वंस यूज टू बी द पॉलिसी रेट ऑफ इंडिया, तो जो बैंक रेट है उसको जनरली पॉलिसी रेट भी जो है माना जाता है, लेकिन आज की डेट में ये रेट नहीं चलता है, तो बुक में कुछ गलत लिखा हुआ है, ये इंस्टीट्यूट की बुक से ही है, लेकिन जो है मैं आपको बता दूं कि ये आज की डेट में पेनल्टी के लिए रेपो प्लस एक पैनल इंटरेस्ट रेट है उसके लिए यूज़ होता है। तो जनरली ये 3 पॉइंट आप डाल लेना, ऊपर के 2 पॉइंट छोड़ देना इसमें से। एक या दो नंबर का सवाल आएगा इसमें। फिर है देखिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिएगा आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या करता है, जब उसको लिक्विडिटी ज़्यादा करनी होती है, तो वो परचेज कर लेता है जितने भी बॉन्ड्स हैं आरबीआई के या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, उनको खरीद के ला के और लोगों के हाथ में पैसा दे देता है, और लिक्विडिटी जो है उसको जो है बढ़ानी होती है तब ऐसा करता है कि पैसा दे देता है, और जब उसको लिक्विडिटी कम करनी है तो सेल करता है अपने बॉन्ड। आरबीआई अपने बॉन्ड इशू करेगा तो जो लोग बॉन्ड खरीदेंगे वो अपना पैसा तो आरबीआई को दे देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो है आरबीआई इन पॉलिसीज़ को जो है लिक्विडिटी को मैनेज करता है। एक्सप्लेन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर वो सारी जो चीज़ें हैं, जो अनाउंसमेंट्स हैं, ये आपको जो मैं अभी पूरा डिस्कशन कर रहा था इसी से संबंधित सारी चीज़ें। तो देखिएगा जून 2016 के अंदर ये जो है एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि हम क्या चीज़ें रखेंगे। तो आरबीआई ने बताया कि स्टैट्यूटरी बेसिस पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, अब ये नहीं रखेंगे फिक्स यही होगा, तो हम एक टारगेट रखेंगे इसके और इसके बीच में। अनाउंसमेंट ऑफ ऑफिशियल टारगेट रेंज, उसके ऑफिशियल टारगेट अभी हम अनाउंस करा करेंगे। उर्जित पटेल की जो कमेटी है 2014 में, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच लगाएंगे, मेक इन्फ्लेशन टारगेट, और इन्फ्लेशन के टारगेट रखेंगे कि कितना रखना है। इसके साथ साथ ग्रोथ के भी टारगेट रखे जाएंगे। वंस इन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में जो है एक बार आप इसकी कंसल्टेशन में जो है करेंगे और उसके बाद ये रेट रखेंगे। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 4% का कंज्यूमर सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स रखा हुआ है, लेकिन अब ये तो है नहीं कि एक ही साइड होगा, तो नीचे का रेट भी रखेंगे ऊपर का भी रखेंगे। ऊपर की टॉलरेंस लिमिट रखी हुई है 6% और नीचे की रखी हुई है 2 से कम नहीं रखेंगे और 4 से ज़्यादा नहीं, और ये पॉलिसी फ्रेमवर्क 5 साल के लिए है, 2016 से लेकर 2021 तक के लिए डेट लिखी हुई है आपके साथ। इसी तरीके से आरबीआई मैंडेट द पब्लिश मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एवरी 6 मंथ, मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट हर 6 महीने में वो देंगे, और इन्फ्लेशन की जो क्या सिचुएशन रही है और अगले 6 से 8 महीने के बीच में क्या रहने वाली है वो सब इसके अंदर डालेंगे। एवरेज इन्फ्लेशन का टॉलरेंस लेवल, ठीक है, पिछले 3 क्वार्टर्स में क्या रहा और अगले 3 में क्या रहने वाला है, तो उस तरीके की जो कैलकुलेशन है वो सब करेंगे। तो ये अल्टीमेटली बाहर की कंट्रीज में ऐसा चलता है, तो उसी को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब ध्यान रखिएगा जो मैंने भी आपके साथ बात की एसएलआर सीआरआर, ठीक है, इन सब के जो रेट रखने हैं
बैंक के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट रखने, इन सब का फैसला लेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखिएगा इसके आने से पहले यानी कि जून 27 2016 से पहले ये सारे फैसले आरबीआई का गवर्नर लिया करता था, लेकिन अभी ये फैसले आरबीआई के गवर्नर साहब नहीं लेंगे, अब लेगी एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर क्या होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्ट होगी, आरबीआई का गवर्नर होगा, एक डिप्टी गवर्नर होगा। डिप्टी गवर्नर बहुत सारे होते हैं आरबीआई में, ध्यान रखिएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी का चार्ज है इसके पास। वन ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई बोर्ड। आरबीआई का बोर्ड होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसी तरीके से एक आरबीआई बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल होंगे। 3 जो लोग होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, जिनको बैंकिंग की, फाइनेंस की या मॉनेटरी पॉलिसी की जो है नॉलेज होगी। तो ये कुल 6 लोग जो होंगे ये जो है फैसला लेंगे, और ये मेजोरिटी से फैसले ले जाएंगे। अगर मेजोरिटी से फैसला नहीं होगा तो जो चेयरपर्सन होगा इस कमेटी का, जनरली वो आरबीआई के गवर्नर होंगे, उनका फैसला अंतिम हो जाएगा। अगर 3-3 वोट हो गए दोनों साइड, तो जो भी फैसला होगा वो जो है फिर आरबीआई के गवर्नर की मेजोरिटी चलेगी वहाँ पे। इस एमपीसी डिटरमाइन द पॉलिसी रेट, ये इन्फ्लेशन के टारगेट अभी बताएंगे कि कितने होंगे। ये एमपीसी के रेट जो है, एलएफ के जो रेट्स हैं, मार्केट की जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो, यानी कि उन सबको किस तरीके का जो है आगे उनको सीन लग रहा है ग्रोथ के, उनके सबके टारगेट देंगे जो है। उसके अलावा इनकम एम्प्लॉयमेंट की से जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो सब देंगे। इसके लिए इन्होंने क्या भी करना है, ये अपने व्यूज़ भी देंगे, स्पेशलाइज एक्सपीरियंस होंगे उनके पास, इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन होगी, रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी। तो ये सिस्टम जो है यहाँ पर, इसके क्या फ़ायदा हुए कि पहले एक आदमी के हाथ में थी, अब डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, अलग अलग जगह के लोग हैं, गवर्नमेंट के भी लोग हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके सेंट्रल बैंक के भी यानी कि आरबीआई के भी हैं। स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस हो गया, इंडिपेंडेंस होगी ओपिनियन की, किसी एक आदमी के मोहताज नहीं है, अकाउंटेबल भी होगी ये कमेटी, और रिप्रेजेंटेटिवनेस भी होगी, सभी का जो है रिप्रेजेंटेशन भी आ गया। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ऑपरेशनलाइज द मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू डे टू डे, और ये जो एफएमओडी है इसकी जो है जिम्मेदारी है, ये एमपीसी के कंट्रोल में काम करेगी। तो ये देखेगी डे टू डे ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी बताई गई हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक या जो मनी मार्केट के अंदर जो बाकी पार्टिसिपेंट्स उसको फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। तो देखिएगा अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम सब कर चुके हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अभी जो है करना है। ये ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं जो भी हमने कैंसिन वाली बात की थी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इनको पढ़ने से क्या होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, तो इन सबको आपने पढ़ लेना। ये छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के, बड़े क्वेश्चन नहीं आते। और अगर ऊपर का पूरा पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए सब कुछ आसान है। यहाँ पे देखिएगा वही सारे क्वेश्चन हैं ये, जैसे CRR SLR के बीच का डिफरेंस आ गया, LAF और MSF, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है वैसे, मई 18 में आया भी था। और रीपरचेज, रेपो और रिवर्स रेपो में क्या फ़र्क होता है, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या और ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने बताया कि सेल परचेज करेगा आरबीआई। और इसमें क्या है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, उधार चाहिए, तो वो किस तरीके से आरबीआई के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है जी। ये 18-19 के रेट थे आपके पास, CRR का 4% था, SLR 19.5, रिवर्स रेट 6.25, रेपो रेट अब ये नहीं है, ये तो 4% पे आ गए हैं, ठीक है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब खत्म हो गए कोविड के बाद, ठीक है जी। तो ये अब आपने कंप्लीट कर लेना है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ये चीज़ें जो असाइनमेंट है ये आपके पास पहले ही जा चुका है, तो आप जो है एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा अगर किसी के पास नहीं है तो। यहीं पे जो है मैं अभी अपनी आज की क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।